अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीम आदिल शेख है और मैं हाजिर हूं अपने वीलॉग हेज मनी और आज का वीलॉग है पेट्रो युआन। बेसिकली मैं आपको गुज़िश्ता 2 एपिसोड 12 में ये बता चुका हूं कि डॉलर किस तरह से ग्लोबल करेंसी बन पाया फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से लेके जब जिस तरह से ट्रांजैक्शन सिस्टम्स दुनिया में राइज होना शुरू हुए तब से लेके और डॉलर डोमिनेंस तक का पूरा सफ़र मैंने आपको एपिसोड 12 में बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद जब निक्सन शॉक, जो सदर निक्सन ने जब डॉलर से गोल्ड की बैकिंग ख़त्म कर ली, जिसको निक्सन शॉक कहा गया, के बाद अगर कोई संभाला है अगर डॉलर की पोजीशन को किसी ने, तो दैट इज पेट्रो डॉलर डील। और पेट्रो डॉलर डील के बारे में हेज मनी के एपिसोड 13 में मैं आपको खासी डिटेल से बता चुका हूं। तो आपके लिए दुनिया का जो कारोबारी सिस्टम है, दुनिया आइंदा कारोबारी माशी अंदाज में कैसे चलेगी, ये अगर आपने समझना है तो आप ये दोनों एपिसोड 12 और एपिसोड 13 ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जो बात एक आई है सामने ईरान की तरफ से कि भाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हर उस मुल्क को क्रूड ऑयल ले जाने की इजाज़त दे रहा है जो ट्रेड कर रहा है युआन में, और युआन है चाइनीज़ करेंसी। यानी पहले जो पेट्रो डॉलर था उसके मुताबिक अगर सऊदी अरब या उसके अलाइज से, उसके एसोसिएट से आप जब भी क्रूड ऑयल ख़रीदते थे तो आपको पेमेंट करनी होती थी डॉलर में। यही डील थी कि भाई आप जिसको चाहे, जैसे चाहे, जितने का चाहे आप तेल बेचें, लेकिन आप उससे पेमेंट लेंगे डॉलर में। इसलिए दुनिया के लोगों के पास बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपने पास रिज़र्व करेंसी के तौर पे या किसी भी ट्रेड करेंसी के तौर पे डॉलर को इस्तेमाल करें। तो डॉलर को की जब अहमियत बढ़ गई, डॉलर की ट्रांजैक्शन, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है आपकी क्रूड ऑयल, जिससे आपके तमाम तर मशीनरी और तमाम तर इक्विपमेंट्स आपके चल रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी उससे चलती है, तो उसके लिए ज़रूर, उसे हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास डॉलर हो। अब ईरान वॉर के बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है डॉलर के ऊपर, दैट इज़ कि ईरान कहता है कि अब मैं हर उस शख्स को, हर उस मुल्क को, हर उस कंपनी को मैं क्रूड ऑयल यहाँ से ले जाने दूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो युआन में डील करेगा। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। मतलब पहले हो सकता है बल्कि यकीनन युआन में ट्रेडिंग हो रही थी, युआन में ऑलरेडी ट्रेडिंग, क्योंकि वो तमाम ममालिक जो अमेरिका की सैंक्शंस जिन पर लगी हुई थी उनमें ऑलरेडी ये ट्रेडिंग तो हो रही थी। अब चूंकि ये ट्रेडिंग हो रही थी तो उसको, लेकिन बहुत स्लो थी। अब ब्रिक्स के बनने के बाद, ब्रिक्स के ऊपर मैंने भी आपको कहा कि मैं आपको डिटेल वीलॉग दे दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ब्रिक्स क्या है, किस तरह का एक पूरा महाज बनने जा रहा है, पूरा एक ब्लॉक बन रहा है ब्रिक्स के नाम से। ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बहरहाल उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि एक न्यू ग्लोबल करेंसी जो है उसको मार्केट में लेके आ जाएं, इससे पहले कि ब्रिक्स कोई बाकायदा तरीके से कोई ग्लोबल करेंसी ला पाता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। युआन जो है वो बढ़कर आगे सामने आ गया और युआन में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। चूँकि पहले ज़रूरत थी उन तमाम ममालिक की युआन को इस्तेमाल करना जिनको ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई थी। सैंक्शंस को भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ। सैंक्शंस यानी किसी भी का हुक्का पानी बंद कर देना कि भाई अगर कोई शख्स जिस मुल्क पर सैंक्शंस लगी हुई हो उसके ऊपर प्राइमरी सैंक्शंस ये होती हैं कि उससे अगर कोई माल खरीद, उसको कोई डील बिजनेस नहीं कर सकता उसके साथ, ये अमेरिका की तरफ से पाबंदी है, उससे कोई लेन देन नहीं कर सकता। सेकेंडरी सेक्शन में जो उस पाबंदी ज़दा सैंक्शन कंट्री से डील बिजनेस करेगा उस पर भी सैंक्शंस लग जाएंगी, वो सेकेंडरी सैंक्शंस हो गई। मतलब जो भी उससे, मतलब ईरान से अगर पाकिस्तान गैस लेगा तो पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग जाएंगी, क्योंकि ईरान पर प्राइमरी सैंक्शंस भी लगी हुई है और सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। तो जिन कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगी हुई थी, पाबंदियाँ लगी हुई थी, उनको लिए ऑल्टरनेट करेंसी के तौर पे युआन में ट्रेड करना जो था वो बेहतर था। तो स्पेशली ईरान और रशिया, दे वर ऑलरेडी डीलिंग इन युआन। तो चूंकि उनके पास डॉलर तो थे नहीं, डॉलर तो वो ट्रेड नहीं कर सकते थे,
और इसके अंदर जो सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया था वो था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं। स्विफ्ट में आपने देखा होगा, अगर आप अपनी चेकबुक पे गौर करेंगे तो आपके पास एक होता है अकाउंट नंबर और एक उसके साथ एक लंबा सा लिखा होता है स्विफ्ट कोड, जो नॉर्मली जैसे पाकिस्तान में है तो पीके से शुरू होगा, फिर उसके बाद कोई नंबर होगा 4363 2 डिजिट नंबर होगा, फिर उसके बाद जो बैंक होगा, ऑफ कोर्स अगर फर्ज करें कोई बैंक है BAHL तो वो उस तरह से उसका बैंक के नाम से होगा, फिर वो 001122 जो भी है वो एक नंबर है कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट कोड। तो आपको इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने में आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पेश आती है। तो दुनिया को अगर डॉलर में ट्रांजैक्शंस करनी थी, एक तो उन्हें मजबूरी थी कि अगर वो नहीं करेंगे डॉलर में ट्रांजैक्शंस, क्योंकि दैट इज़ द ओनली ट्रस्टवर्दी करेंसी, उस डॉलर पर सब तमाम मालिकों, तमाम लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट था कि ये हर दुनिया के हर खित्ते के अंदर डॉलर जो है अवेलेबल हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो डॉलर के अंदर लोग ट्रेड करते थे। और दूसरी बात ये थी कि डॉलर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना भी आसान था, क्योंकि उनका फाइनेंशियल हाईवे उनके पास अवेलेबल था। अब सूरत हाल क्या है कि ये मामला तो चल रहा था, दुनिया ने ज़रूरत तो महसूस कर ली थी कि उन्हें एक और ट्रांजैक्शन सिस्टम चाहिए, एक और ग्लोबल करेंसी चाहिए। लेकिन अमेरिका, ऑफ कोर्स अमेरिका को मालूम है कि अगर उसने डॉलर इस जगह से ग्लोबल करेंसी की जगह से हट गया तो ऑफ कोर्स उसकी तो पूरी जो राजधानी है, पूरा दुनिया के ऊपर जो कंट्रोल है उसका, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर जो है वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, डॉलर इज बैक्ड बाय अमेरिकन हेजेमनी। अगर उसकी हेजेमनी, उसका तसल्लुत, उसका दबदबा कम हो जाता है दुनिया पे, तो ऑफ कोर्स वो कंट्रीज पर, मुल्कों पर, इदारों पर सैंक्शंस नहीं लगा सकता। आज की सिचुएशन में भी आप ये देख सकते हैं, इस वक्त भी, पहले अगर डर लगता था किसी भी मुल्क को, अगर हमने अमेरिका की बात नहीं मानी तो नेटो के साथ मिलकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ममालिक जो हैं हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, जैसे कि इराक के सूरत हाल में हुआ था। लेकिन ईरान वॉर के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ईरान वॉर में कमोबेश यूरोप के अहम तरीन ममालिक ने, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन्होंने मना कर दिया कि हम ईरान वॉर में आपके साथ नहीं हैं। ठीक हो गया। तो अब बहुत सारे ममालिक, तकरीबन दुनिया के, अभी सदर ट्रंप ने रिक्वेस्ट की तमाम ममालिक को कि भाई हार्मस, स्टेट ऑफ हार्मस को खोलने में मेरी मदद करें, लेकिन कोई ममालिक ट्रंप के साथ, अमेरिका के सदर के साथ नहीं आए। उन्होंने बाकायदा आके इसको ऐलान में आके किया है, एडमिट किया कि भाई मैंने आप लोगों को हेल्प के लिए इनवाइट किया, लेकिन आप में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, जबकि मैं आपकी हमेशा मदद करता रहा हूं। उन्होंने ये भी जिताया। बहरहाल, तो अब क्या होता है कि ईरान अगर स्टेट कह देता है वाज़े अल्फाज में कि कोई भी स्टेट ऑफ हार्मस से उस सूरत में तेल लेके जा सकता है कि अगर उसने युआन में ट्रेड की है, तो ये सीधे का सीधा लड़ाई है डॉलर के साथ। अब जब ये होगी, आपने सैंक्शन लगानी थी ईरान पर, लगा दी। आपने बम बरसाने थे, बरसा लिए, वो तो अब भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ से पूरा मामला जो दुनिया के ऊपर रूल करने का, दुनिया को कंट्रोल करने का मामला जो है वो टर्न ले रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज किया जा चुका है और अब अमेरिका इतना पावरफुल नहीं रहा कि वो उन कंट्रीज को रोक सके जो युआन में डील कर रहे हैं। ऑलरेडी चाइना तो डील कर ही रहा है ईरान के साथ, वो युआन में पेमेंट करता है। 90% ऑफ जो ईरानियन एक्सपोर्ट है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो युआन में पे करता है चाइना। रशिया ऑलरेडी वो कर रहा है। इसके बाद जो दीगर अहम ममालिक हो सकते हैं, उसमें यकीनी तौर पे गल्फ कंट्रीज जो हैं, चूँकि अगर उन्होंने अपना ऑयल सेल करना है और उनको लोग डॉलर नहीं दे रहे, बल्कि उनको चूँकि ईरान की कंडीशन है और उनको युआन मिल रहे हैं, तो वो युआन में ऑयल अपना सेल करना शुरू कर देंगे। जब ऑयल युआन में सेल होगा तो भाई एक कमोडिटी से बात शुरू होगी, तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में युआन बड़े आराम से आता चला जाएगा। अब यहाँ पर मामला होता है कि इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के अंदर हम अगर स्विफ्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है
तो पूरी दुनिया को बड़ी मुश्किल पेश आएगी। उसके लिए अब एक पैरेलल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, एंड दैट इज CIPS, जिसको सिप्स कह लें, यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, सिप्स। अब सिप्स के थ्रू आप पूरी दुनिया में, ऑफकोर्स पूरी दुनिया में नहीं कह सकता मैं अभी, एक कुछ कम उतना बड़ा नेटवर्क इनका नहीं है जितना बड़ा स्विफ्ट का है। स्विफ्ट से काफ़ी कम सा है, लेकिन अब चूंकि उसके अंदर ईरान वॉर की वजह से एग्रेशन आ चुकी है, तो यकीनी तौर पे इस नेटवर्क को भी बड़ी तेजी से फैला दिया जाएगा पूरी दुनिया में। इसकी एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहा है। सिर्फ मसला क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान में ही ले लीजिए, पाकिस्तान में आपके पास 3 बैंक हैं जिसमें आप इस स्विफ्ट का जो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर 2 तो चाइनीज़ के ही हैं, एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, दूसरा आ जाता है बैंक ऑफ चाइना, और तीसरा हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आप उसमें अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, कंपनी का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और पर्सनल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं इन तीनों बैंकों में जाके, और आप युआन में डीलिंग कर सकते हैं और आपको सिप्स की सपोर्ट भी दस्तियाब हो सकती है। आप सीधे जाकर पर्सनल अकाउंट है तो बड़े सिंपल वही तरीक़ाकार है, CNIC है, पासपोर्ट है आपका, उसके बाद आपका NTN है, नेशनल टैक्सेशन नंबर, इस तरह से। और दूसरा जो अहम तरीक़ी चीज़ है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो भी बिजनेस, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है कि ये पैसे कहाँ से किस तरह से, वो एक प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ इनकम, ये आपका पर्सनल अकाउंट खुल जाएगा। अब अगर आप कंपनी अकाउंट खोलने चले जाते हैं तो मोर और लेस उसी तरीके से खुलने जा रहा है जैसा कि दीगर बैंकों में आप लोकल करेंसी में खोल लेते हैं। उससे एक आध चीज़ शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, शायद वही आपको NTN देना पड़ेगा, वही बोर्ड रेजोल्यूशन या अथॉरिटी लेटर आपको देना पड़ेगा, CNIC या पासपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेड लाइसेंस इफ अगर एप्लीकेबल है वहाँ पर उस बैंक में तो आपको देना पड़ेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स वो देने पड़ेंगे आपको। तो मीन्स के कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 बैंक्स मौजूद हैं जो कि युआन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जैसे ही एग्रेशन बढ़ता है, जैसे भी अभी तक तो कमोडिटीज़ में और बल्क क्वांटिटीज़ के अंदर काम हो रहा है ना युआन में, तो युआन रिप्लेस नहीं कर रहा, डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन डॉलर के साथ साथ पैरेलल एक और करेंसी, एक ग्लोबल करेंसी आ रही है जिसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इसको एक्सपेडाइट किया है, इसको तेज़ किया है, इसकी एक्टिविटी को, इसके ऑपरेशन को, वो ईरान वॉर ने। तो अब ये तो नहीं कह सकते थैंक्स टू ईरान वॉर, लेकिन बहरहाल ईरान वॉर से दुनिया में एक चेंज ऐसी होने जा रही है कि कल शायद हमारे ऊपर सैंक्शंस का प्रेशर भी उतना ज़्यादा न रहे, क्योंकि इस बलून में पिन होल हो चुका है। अच्छा, अब ठीक है, जिन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो इस वजह से कि उन पर डॉलर के इस्तेमाल में या अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो युआन का इस्तेमाल करेंगे, ये बात तो हमारी समझ में आ रही है। लेकिन युआन की एक बहुत बड़ी वजह है बहुत तेज़ रफ्तारी से दुनिया के अंदर फैलने की, वो है अफ्रीकन कंट्रीज़। जी, अफ्रीका के 54 कंट्रीज़ में चाइना वही कुछ कर रहा है जो वर्ल्ड वार II के बाद अमेरिका ने डॉलर राइज करने के लिए यूरोप में किया था, यानी यूरोप को बहुत सारी फंडिंग की थी इंटरेस्ट फ्री, और उनको लोन्स भी दिए थे, और कंडीशन रख दी थी कि आप ये वापस करेंगे जब भी, तो ये आपने डॉलर में ही वापस करने होंगे। यही कुछ सूरत हाल चाइना ने अफ्रीका में की है। अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और जो उनका वन रोड वन बेल्ट मंसूबा है उसके तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है बहुत सारे ममालिक में। कुछ ममालिक को मैंने हैं नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, कीनिया, DR कॉन्गो, अंगोला, तंजानिया, इथोपिया, ज़ैम्बिया, और इसके अलावा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने की हुई हैं, और ऑब्वियसली बात है कि डॉलर में तो की नहीं है, वो तो उन्होंने चाइनीज़ करेंसी युआन में की है। तो अब जो उन वहाँ पर अवेलेबल करेंसी है
दैट इज युआन। डॉलर उनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है जितनी अच्छी क्वांटिटी में उनके पास चाइनीज करेंसी युआन है। तो अब अगर दीगर ममालिक में CIPS के थ्रू ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी और जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि यूरोप का डाउनफॉल आ रहा है और अफ्रीका जो है वो ग्रो कर रहा है, अफ्रीकन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो यकीनी तौर पे इन तमाम ममालिक की वजह से युआन का इस्तेमाल दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसको सपोर्ट हासिल होगी सिप्स की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आपके साथ डिस्कस करेंगे स्विफ्ट को, ब्रिक्स को और दीगर ऐसी मालूमात को जो हमारे कारोबार और हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। अल्लाह हाफ़िज़।